Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग आपका जो वीडियो सेशन है इस डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन 8 रहेगा चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट बना सकते हैं। आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड, यानी कि गांव, वहाँ के कस्बे और व्यापार किस तरीके से स्टार्ट हुआ, हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका जो सेशन रहेगा आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेड, यूपीटेड, अदर टेट एग्जाम्स, केवीएस, नवोदय, डीटी, टीजीटी, एसएसटी के लिए बहुत ही सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आपको लेसन 8 विलेज टाउन्स एंड ट्रेड हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो सके। और आपके एग्जाम में जो इस लेसन से जो आपके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और आपको हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट और भी आपको समझने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री का। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन 8 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी और भी मज़ेदार लगने लगेगी इस वीडियो सेशन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, पर पास फर्स्ट, हमारे अतीत फर्स्ट। और फ्रेंड्स, ये आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपकी फ्रेंड दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है क्लास 6 हिस्ट्री का कंटेंट दिया गया है, और जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है क्लास 6 हिस्ट्री का, और जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लेसन 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाँव के बारे में, कस्बों के बारे में, और वहाँ पर किस तरीके से व्यापार होते थे। और आज के समय का जो टाइम है, और जो 2000 साल पहले का समय हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उस समय के गांव और अब के गांव किस तरीके से, और उनका कैसा इन्वायरमेंट था। और इस लेसन से आपके क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर बन सकते हैं एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपका जो लेसन 8 है इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लेसन 8 का, विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री का लेसन 8 है, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। एक आपको एक बॉक्स दिया गया स्टोरी बेस्ड, और दिया गया कि लोहार की दुकान पर प्रभाग। और इसमें आपको बताया गया है कि प्रभाकर स्थानीय दुकान पर लोहारों को देखता हुआ बैठा था। वह एक छोटी सी बेंच थी जिस पर कुल्हाड़ी और दराती जैसे लोहे के औजार रखे हुए थे जो बिक्री के लिए तैयार थे। एक तेज आग जल रही थी और दो आदमी धातु की छड़ों को गर्म करके उन्हें आकार दे रहे थे। वहाँ बहुत गर्मी और शोर था, फिर भी जो कुछ हो रहा था उसे देखना दिलचस्प। नेक्स्ट, अब आपका मेन है टॉपिक आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि लौ, उपकरण और एवं कृषि। आजकल हम लोहे के उपयोग को अक्सर हल्के में लेते हैं। लोहे और स्टील से बनी चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। उस उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। लोहा औजारों और हथियारों का सबसे बड़ा संग्रह मेगालिथिक कब्रगाहों पर पाया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने लेसन 4 में पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने लेसन 4 डिस्कस किया था, जिसमें आपको इन सब के बारे में आपको दिया गया है। तो आप लोग वीडियो सेशन को देख सकते हैं।
इस वीडियो सेशन को खत्म होने के बाद। नेक्स्ट है अराउंड 2500 ईयर्स एगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार और के बढ़ते प्रयोग में के प्रमाण मिलते हैं और इनमें से जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और लोहे के ये हल शामिल थे, जैसा कि हमने देखा लेसन 5 में। द प्लग शेयर वॉज यूजफुल। हल का फार कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए उपयोगी था, जैसा आपको इस पिक्चर में दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम सिंचाई। जिन राजाओं और राज्यों के बारे में आप पढ़ रहे हैं वे समृद्ध गांव के समर्थन के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। जहां नए औजारों और उपाय की प्रणाली ने उत्पादन में वृद्धि की, वहीं सिंचाई का भी उपयोग किया गया। इस दौरान बनाए गए सिंचाई कार्यों में नहरें, कुएं, टैंक और कृत्रिम झीलें शामिल थी। द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मेंशन। सिंचाई कार्यों के निर्माण के कार्यों के चलते चरणों का उल्लेख किया गया है, जैसे लेबर श्रम लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। किसानों को भी लाभ होता है क्योंकि फसल उत्पादन और अधिक निश्चित होता है। किसानों को कर चुकाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा और जो राजा है, राजा धन उपलब्ध कराते थे और सिंचाई कार्यों की योजना बनाते। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका हु लिव्ड इन द विलेजेस, यानी कि गांव में कौन रहता है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी भागों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार के नाम से जाना जाता था। साधारण हलवाओं को उजावर के नाम से भी जाना जाता था और दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेसियार और अंडिमाई के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजक। देश के उत्तरी भाग में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक के नाम से भी जाना जाता था। आमतौर पर एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों दर पीढ़ी तक इस पद पर बने रहते थे। दूसरे शब्दों में एक पद वंशानुगत था। ग्राम भोजक प्रायः सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। आमतौर पर भूमि पर खेती करने के लिए उसके पास दास और मजदूर होते थे। इसके अलावा क्योंकि वह शक्तिशाली था तो राजा अक्सर गांव से कर वसूलने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने न्यायाधीश और कभी कभी पुलिसकर्मी के रूप में भी। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था, जिसमें से अधिकांश छोटे भूस्वामी थे और फिर दास कर्मकार जैसे पुरुष और महिलाएं थी जिसके पास जमीन नहीं थी और उन्हें दूसरों के खेतों पर काम करके जीविका कमानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में कुछ शिल्पकार भी होते थे जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है कि सबसे प्रारंभिक तमिल रचनाएं। तमिल में कुछ शुरुआती रचनाएं जिन्हें संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है लगभग 1300 साल पहले लिखी गई थी। इन ग्रंथों को संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि माना जाता था कि उन्हें मदुरै शहर में आयोजित कविताओं की सभाएं, जिन्हें संगम के नाम से भी जाना जाता है, में रचा और संकलित किया गया था। जैसा आपको मैप नंबर 7 पेज नंबर 87 जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। द तमिल टर्म मेंशन अबव द आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ऊपर बताया गया तमिल शब्द संगम साहित्य में पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वाइंस, यानी कि सिक्के। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ द क्वाइंस बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। पुरातत्वविदों को इस काल के कई हजार सिक्के मिले। प्रारंभिक सिक्के जो लगभग 500 वर्ष तक प्रयोग में रहे वे पंचमार्क सिक्के थे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। ये आपको पिक्चर में गिवन है जो आपके पंचमार्क क्वाइन है, जो आपके पिक्चर में गिवन है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट अब आपको 2 बॉक्सेस दिए गए हैं पंचमार्क क्वाइन। आपको फ्रेंड्स 2 दिए गए हैं बॉक्स। ये पहला दिए गए पंचमार्क क्वाइन के बारे में, जो आपका पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्के आमतौर पर। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज विद मैनी फंक्शन, अनेक कार्य वाले शहर। अक्सर एक ही शहर कई कारणों से महत्वपूर्ण होता था। आइए मथुरा का एक उदाहरण देखें। मथुरा 2500 से अधिक वर्षों में से एक महत्वपूर्ण बस्ती रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यह यात्रा और व्यापार के 2 प्रमुख मार्गों उत्तर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण के चौराहे पर स्थित था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और कई मंदिर थे। आसपास के इलाकों से किसान और चरवाहे शहर के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे। मथुरा भी एक ऐसा केंद्र था जहां कुछ अत्यंत उत्कृष्ट मूर्तिकला का निर्माण हुआ। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 वर्ष पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ बौद्ध मठ, जैन मंदिर थे और यहाँ कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
मथुरा में पत्थर की पट्टियां मूर्तियां जैसे सतहों पर कई शिलालेखों पाए गए। असामान्यतः ये छोटे शिलालेख होते हैं जिनमें से पुरुष और कभी-कभी महिलाओं के द्वारा मठों और तीर्थ स्थलों को दिए गए उपहारों का विवरण होता था। ये शहर में रहने वाले राज्यों और रानियों, अधिकारियों, व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए थे। उदाहरण के लिए मथुरा के शिलालेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। शिल्प एवं शिल्पकार। हमारे पास शिल्प के लिए पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। इनमें से बेहद बढ़िया मिट्टी के बर्तन शामिल हैं जिन्हें उसमें उत्तरी ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इस तथ्य से पड़ा कि यह आमतौर पर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आपको एक बॉक्स में दिया गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि NBPW क्या है आइए जानते हैं। NBPW एक कठोर चौक में बना धातु जैसा दिखने वाला बर्तन है जिसकी सतह चमकदार काली होती है। कुम्हार अपने भट्टी में मिट्टी के बर्तनों को बहुत अधिक तापमान पर रखता था जिसके परिणामस्वरूप इसकी बाहरी सतह काली पड़ जाती थी और इस पर एक महीन काली परत भी लगाई जाती थी जिससे बर्तन में शीशे जैसी की चमक आ जाती थी। नेक्स्ट अब आपको एक दिया गया है बॉक्स जिसमें दिया गया रूल्स फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग यानी कि कताई और बुनाई के नियम। जानते क्या नियम थे? ये नियम अर्थशास्त्र से थे जिनका उल्लेख आपको लेसन 7 में किया गया है। वे बताते हैं कि किस प्रकार एक विशेष अधिकारी को देख रेख में कार्यशालाओं में कताई और बुनाई का काम किया जा सकता है। विधवाओं, विकलांग युवतियों, पिछड़ियों, वेश्याओं की माताओं, राजा की सेवानिवृत्त महिला सेवक, मंदिर में सेवा से सेवानिवृत्त महिलाओं को ऊन, छाल, कपास, बांग और सन के प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। जिन महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, वे नौकरानियों को अधीक्षक से कच्चा माल लाने और तैयार काम वापस उसके पास ले जाने के लिए भेज सकती हैं। जो महिलाएं कार्यशाला में आ सकती हैं, उन्हें सुबह-सुबह जाकर अपना काम देना चाहिए और अपना पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहिए। काम की जांच करने के लिए पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अगर अधीक्षक महिलाओं की ओर देखता है या काम के अलावा किसी और भी चीज़ के बारे में बात करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और उसके अंगूठे भी काटे जा सकते हैं। इन सभी महिलाओं की सूची ये आपको एक दिया गया है जो उस समय जो अर्थशास्त्र के द्वारा जो आपके नियम थे पहले दैट टाइम 200 साल वर्ष पहले। नेक्स्ट है रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव। याद रखिए कि कई शिल्पों के पुरातात्विक साज शायद बच नहीं पाए। हम ग्रंथों से भी जानते हैं कि कपड़े का निर्माण महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै जैसे प्रसिद्ध केंद्र थे। इन केंद्रों में पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन। अब कई शिल्पकारों व्यापारियों ने ऐसे संगठन बनाए जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकार की श्रेणियां प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और कच्चा माल खरीदती हैं और तैयार उत्पाद वितरित करती थीं। और फिर व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार को संगठित करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहां अमीर पुरुष और महिला पैसा जमा करते थे, इसे निवेश किया जाता था और ब्याज का हिस्सा माना जाता था और हिस्सा वापस कर दिया जाता था या मठों जैसे धार्मिक संस्थाओं को सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड लुक अरिकामेडू। मान जैसा आपको मैप नंबर 7 पेज नंबर 87 में जो आपका गिवन है कि अरिकामेडू पौंडीचेरी में जो है 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक तटीय बस्ती थी जहाँ जहाज दूर दूर से माल उतारते थे। एक विशाल ईंट संरचना जो संभवतः एक गोदाम रही होगी। ये आपका एक तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन है जो कई पीसों में जो आपके पॉटरी है जो बर्तन है कई पीसेस मिले हैं जिसमें ब्रह्म लिपि से लिखा गया है और तमिल में लिखा है और ब्रह्म लिपि में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है was found at the site. Other find the include pottery from the Mediterranean region. साइट पर पाया गया अन्य खोजों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिट्टी के बर्तन शामिल हैं जैसा कि एम्फोरा, लंबे डफल हैंडल वाले जार जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ होते थे और मुहर लगी लाल चमकीली मिट्टी के बर्तन जिन्हें एरेटिन वेयर के नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था। इसे गीली मिट्टी को मुहर लगे सांचे में दबाकर बनाया जाता था। और एक अन्य प्रकार जो मिट्टी का बर्तन भी था जो स्थानीय रूप से बनाया जाता था, हालांकि इसमें रोमन डिजाइन का उपयोग किया जाता था। रोमन लैम्प। इस स्थल पर रोमन लैम्प, कांच के बर्तन और रत्न भी पाए गए।
छोटे टैंक पाए गए और जो समतल रंगाई के बर्तन थे जिनका उपयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता था। अर्ध कीमती पत्थरों और कांच से मोतियों के निर्माण के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको दिया गया है एक यूनानी नाविक का वृत्तांत, पेरिगाजा की कहानी, बरूज का ग्रीक नाम। पेरिगाजा खाड़ी बहुत सक्रिय है तथा समुद्र से आने वालों के लिए उसमें से गुजरना बहुत कठिन है। जहाज़ों को कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों द्वारा चलाया जाता था जिन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। पेरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़ा, सोना और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। शहर से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से हिमालय के पौधे, हाथी दांत, गोमेद, कॉर्निलिन, कपास, रेशम और इत्र शामिल थे। व्यापारी राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे। इनमें से चांदी के बर्तन, गायक लड़के, सुंदर महिलाएं, बढ़िया मदिरा और बढ़िया कपड़े शामिल थे। बैरिगाजा में आयातित और निर्यातित सभी चीज़ों की एक किताब का जनरल एक एक्टिविटी। अब आपका अगला टॉपिक है ट्रेड एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड एंड ट्रेडर्स यानी कि व्यापार एवं व्यापारी। आपने उत्तरी काले पॉलिश बर्तन के बारे में पढ़ा ही होगा। ये उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन हैं जो विशेष रूप से कटोरी और प्लेटों पूरे उपमहाद्वीप में कई पुरातात्विक स्थलों में पाए गए। आपको क्या लगता है कि इन स्थानों तक कैसे पहुंचा जा सके? व्यापारी इन्हें उन स्थानों से ले जाते होंगे जहां इन्हें बनाया गया था तथा अन्य स्थानों पर बेचते होंगे। दक्षिण भारत सोने, मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को विशेष महत्व दिया जाता था, इतना अधिक कि इसे काला सोना भी कहा जाता था। तो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोमन शिप। रोमन साम्राज्य में जो आप व्यापारी थे इनमें से कई वस्तुओं को जहाज़ों में समुद्र के पार और कारवां में जमीन के रास्ते रोम में ले जाते थे। यहाँ काफ़ी व्यापार हुआ होगा क्योंकि दक्षिण भारत में कई रोमन सोने के सिक्के पाए गए हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें दिया गया अ पोएम अबाउट ट्रेड। व्यापार के बारे में कविता दी गई। दिया गया कि संकर काव्यों में हमें व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार में लाए गए माल का वर्णन है। यहाँ लाए गए हैं समुद्र में जहाज़ों में तेज उछलते घोड़े, गाड़ियों में काली मिर्च की गांठें, हिमालय में पैदा और हुए रत्न और सोना, पश्चिम पहाड़ियों में पैदा हुए चंदन, दक्षिण समुद्र के मोती और पूर्व महासागरों में से मूंगा, गंगा की उपज और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से खाद्य पदार्थ, म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और अन्य दुर्लभ और समृद्ध आयात लाए गए थे। नेक्स्ट दिया गया ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स सम ऑफ द फॉलोड द कोस्ट। यानी कि व्यापारियों ने कई समुद्री मार्गों की खोज की, उनमें से कुछ समुद्री तटों का भी अनुसरण करते थे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के पार भी कुछ ऐसे ही थे जैसे जहां नाविक मानसूनी हवाओं का लाभ उठाकर समुद्र को तेजी से पार करते थे। इसलिए यदि वे पूर्वी अफ्रीका या अरब से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो वे दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नौकायन करना चुनते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज बनाना पड़ता था। तटों पर नए राज्य। उपमहाद्वीप का दक्षिणी आधा भाग लंबी तटरेखा, पहाड़ियाँ, पठारों और नदी घाटियों से चिन्हित है। नदी घाटियों में से कावेरी नदी की घाटियाँ सबसे उपजाऊ हैं और नदी घाटियों और तटों पर नियंत्रण रखने वाले सरदार और राजा अमीर और शक्तिशाली बन गए। संगम कविताओं में मूवेदार का उल्लेख है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन प्रमुख, जिसका उपयोग तीन शासक परिवारों चोल, चेर और पांड्य के प्रमुख के लिए किया जाता था जो लगभग 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए थे। ईच ऑफ द थ्री चीफ हैज टू सेंटर ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट। तीन सरदारों के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्दर्शी और एक तट पर। इन छह शहरों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरी पट्टम चोलों का बंदरगाह और मुदेर पांड्या की राजधानी। प्रमुख नियमित कर नहीं वसूलते थे, उनके बजाय वे लोगों से उपहार मांगते थे और प्राप्त करते थे। वे सैन्य अभियान पर भी जाते थे और पड़ोसी क्षेत्र में से कर वसूलते थे। वे कुछ धन अपने पास रख लेते थे और बाकी धन अपने समर्थकों में बांट देते थे जिनमें से उनके परिवार के सदस्य, सैनिक और कवि शामिल थे। कई कवियों की रचनाएं संगम संग्रह में पाई जाती थीं जिन्होंने सरदारों की प्रशंसा में कविता लिखी जो अक्सर उन्हें कीमती पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और बढ़िया कपड़े से पुरस्कृत करते थे। नेक्स्ट है अराउंड। लगभग 200 वर्ष बाद सातवाहन के नाम से भी जाना जाने वाला राजवंश पश्चिमी भारत में शक्तिशाली हो गया। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उनके बारे में उनकी मां गौतमी बालश्री की ओर से लिखे गए एक शिलालेख से पता चलता है कि उन्हें और अन्य
सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर ले जाने वाला मार्ग था, जिसे पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए एक नाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। उसने अपनी सेना को पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी तटों पर भेजा। अब आपको फ्रेंड्स एक बॉक्स दिया गया है जिसमें सिल्क रूट और कुषाण के बारे में आपको बताया गया है। दिया गया रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ राज्यों ने मार्ग के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे यात्रा करने के वाले व्यापारियों द्वारा लाए गए करोड़ों श्रद्धांजलि उपहारों से लाभ उठा सकते थे। बदले में वे अक्सर अपने राज्यों से गुजरने वाले व्यापारियों को लुटेरों के हमलों से बचाते थे। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों को सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया। उनकी सत्ता के दो प्रमुख केंद्र पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला भी उनके राज्य में शामिल था। उनके शासन के दौरान रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाहों तक फैली हुई थी, जहां से रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य में भेजा जाता। अब आपके 10 कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आपके कीवर्ड्स आपके दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आपके इस लेसन में आपके आए थे। जैसा हम लोगों ने आयरन के बारे में डिस्कस किया, आयरन के जितने भी टूल्स हैं, इरिगेशन के बारे में, पोर्ट के बारे में, संगम के बारे में, श्रेणी के बारे में, सिल्क रूट क्या है, ट्रेडर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लेसन के लास्ट में आपको दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की शुरुआत लगभग कब की गई? 3000 साल पहले की गई। इंक्रीज द यूज ऑफ आयरन सिटीज, पंचमार्क पॉइंट। लोहे के प्रयोग में वृद्धि, शहर अंकित के लगभग 2500 वर्ष पूर्व किए गए और संगम साहित्य की रचना का प्रारंभ लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुआ था। सेटलमेंट इन अरिकामेडु से बस्ती 2200 से 1900 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 7 है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉस्ट में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 7 है फिनिश होता है। आई होप आपकी यह वीडियो सेशन, लेसन 8 आपका फिनिश होता है। आई होप आपका यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।